हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सब मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है एंड देन भारत पंचाल सर्च करना है, देन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 100+ वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं एंड डेली 2 से 3 नई वीडियो अपलोड होती हैं, जहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए आगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। कोई एक एटम है, मान लीजिए ये है, ओके, ये इसके राउंड में शेल है। मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूँ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2 8 3, या ऐसे भी कर सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। मीन्स इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड नेक्स्ट शेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 3। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब देखिए एक सीन है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सॉरी 13 है, तो इसके बाद 13 ही प्रोटॉन है, 13 ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये अभी तो है स्टेबल, इसे जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को देने की। तो मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको क्या करूंगा? एनर्जी सप्लाई करूंगा। ये मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो इसे क्या बोला जाएगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एंड अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट को आप निकाल चुके हो ना, सेकंड को निकालना है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। मुझे एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे मैं क्या बोलूंगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसे बोला जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, इनमें से कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? तो एक सिंपल समझिए, फर्स्टली क्या था? 13 प्रोटॉन थे एंड 13 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 13 प्रोटॉन होल्ड कर रहे हैं 13 इलेक्ट्रॉन को। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कुछ एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 12 है। होल्ड पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कुछ प्रोटॉन ज्यादा है, तो मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए सेकंड में निकाल लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं? 11 इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं एल्यूमिनियम के केस में, और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 13 प्रोटॉन है। तो क्या होगा? अब पहले से और ज्यादा बॉन्ड मजबूत हो चुका है, तो उसको निकालने के लिए मुझे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखिए जो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी होगी थर्ड, फिर सेकंड, और सबसे कम होती है वो जो होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, ये क्या है? इन्हें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल दिया जाता है। क्या होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी? कि हाँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते चल रहे हैं। ओके, अब ये बात है कि किन किन फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है एटॉमिक रेडियस, या कह लीजिए एटॉमिक साइज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलता हूं कि हम कोई बात कहते हैं केमिस्ट्री में, मैंने एक बात कह दी कि हाँ ऐसा होता है, मीन्स वो 99.9% एप्लीकेबल होता है, 0.1% उसका उल्टा भी हो सकता है।
तो एक सिंपल बात ये होती है, एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी। मींस अगर किसी एटम का साइज बड़ा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर किसी एटम का साइज छोटा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों, समझिए। हम एक केस कंसीडर करते हैं, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं 1s2 2s1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम 11 19 37 55। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, 3s1 4s1 5s1 6s1। ओके, ऐसे कुछ आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। अगर आपको नहीं आती है आप देख लीजिए, वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। ओके, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के राउंड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं सीजियम का बनाऊँ तो ये न्यूक्लियस है, इसके राउंड में कितनी चाल आएंगी, 6, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का काम करता है ये न्यूक्लियस। अब देखिए, अब न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज्यादा है। जब उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या है, कम। ओके, तो जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसमें क्या है, डिस्टेंस जो है वो कम है, मींस अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड पॉइंट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का क्या सीन रहता है, न्यूक्लियर चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से होल्ड करेगा, बहुत अच्छे से रोक के रखेगा। अगर वो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता चला जाएगा, मुश्किल होता चला जाएगा। मींस न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये है शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, समझिए कि ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं ना, ये किसका काम करते हैं, शील्ड का काम करते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं किसके लिए, बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए। मींस देखो, अब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है तो अट्रैक्शन कम फील हो रही है, बट ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा रुकावट ज्यादा होगी मींस ये अट्रैक्शन कम फील करेगा। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा मींस अट्रैक्शन इसने कम फील करनी है, और जब इसने अट्रैक्शन कम फील करनी है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता चला जाएगा, आसान। तो मींस शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर ये रुकावट ज्यादा पैदा कर रहा है, क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, कि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर ना अट्रैक्ट होने दे। अगर ये इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तो ये अंदर अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर ये अंदर अट्रैक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसमें क्या था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मान के चलिए कोई एटम एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए या एग्जैक्टली फुली फिल्ड हो जाए, देन मींस वो स्टेबल हो गया। इन्हें बोला जाता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड हो जाना या फुली फिल्ड। लाइक पी की बात करूं, अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं या पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मींस उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, और अगर उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा।
स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि नोबल गैसेस जो होती हैं, ग्रुप 18 जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा है बट उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जबकि हमने क्या कहा है एटॉमिक रेडियस बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो वहां पे क्या सीन हो जाता है, साइज बड़ा है आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, ये तो रूल के उल्ट चले गए हम। तो वहां पे ये सीन हो जाता है, जो नोबल गैसेज है उनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है स्टेबल, वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं। और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई है देन उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। तो ये 4 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाने वाली है। फोर्थ है हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए या एग्जैक्टली फुली फिल्ड हो जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहता है, मुश्किल रहता है। अब बात करते हैं ट्रेंड की कि क्या ट्रेंड फॉलो करता है ये अलोंग पीरियड। एंड अलोंग ग्रुप। देखो भाई ऐसे समझो, जब मैं लेफ्ट राइट जाता हूं पीरियड में हम लेफ्ट राइट ही मूव करते हैं और ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। जब मैं लेफ्ट राइट जाता हूं तो साइज क्या होता चलता है, स्मॉल होता चलता है। अब साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर साइज स्मॉल हो रहा है मींस आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी as we move from left to right due to the decrease in size and increase in nuclear charge। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप में तो जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये था अपना सिंपल सा आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।